नमस्कार, मैं हेमलता शर्मा ज्ञान वैविध्य यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है, कोविड-19 के तहत आजकल बच्चों की पढ़ाई का बहुत लॉस हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने ऑनलाइन ये यूट्यूब पे क्लासेस शुरू की है, जिससे आप सारे विषयों की घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। कल हमने पढ़ा था सुभागी पाठ और उसके प्रश्न उत्तर किए थे, और आज हम तीसरा पाठ पढ़ेंगे रणथंभौर की यात्रा। तीसरा पाठ है अपना रणथंभौर की यात्रा। रणथंभौर की यात्रा। रणथंभौर की यात्रा एक यात्रा वृत्तांत है। इसमें लेखक अपने परिवार के साथ घूमने जाता है, रणथंभौर की यात्रा करने जाता है, और वहां वह अपने बच्चों को, परिवार को लेके जाता है, और वहां जो भी वो देखता है, जो भी वो लोग अनुभव करते हैं, उसका इस पाठ में वर्णन किया गया है। हठीले हमीर की पुण्य धरा रणथंभौर का स्मरण आते ही सभी के मन में इस धरा को देखने की स्वतः ही इच्छा जागृत हो जाती है। स्वतः यानी अपने आप ही उसमें उसको देखने की इच्छा जो है वो जागृत हो जाती है। अब यह क्षेत्र वन्य क्षेत्र के रूप में विकसित हो गया है। इसे वन्य क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। पहले ये छोटे रूप में रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य था, और अब ये बहुत ही बड़े स्तर पर इसमें बाघों की संख्या जो है वो बढ़ गई है। अरावली एवं विंध्याचल की सुरम्य पर्वतमाला के मध्य स्थित विश्व प्रसिद्ध रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य को देखने की परिवार के सदस्यों की इच्छा जागृत हुई, जिसको लेकर लेखक ने उन्हें घुमाने का निश्चय किया, और वह रणथंभौर की यात्रा पर निकल पड़ी। रणथंभौर है वो अरावली एवं विंध्याचल की सुरम्य पर्वतमालाओं के मध्य में स्थित है। परिवार के सदस्यों की तीव्र उत्कंठा देखते हुए सभी ने रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य का भ्रमण करने का कार्यक्रम तैयार किया। उत्कंठ इच्छा, बहुत ही तीव्र इच्छा उनकी परिवार के सदस्यों की जो है वो थी कि हम रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य का जो है वो भ्रमण करें, उसके बारे में जानें, उसको देखें कि वहां पर क्या है, किस तरह से बाघ रहते हैं, किस तरह से अन्य जीव जंतु रहते हैं। इसलिए लेखक ने रणथंभौर की यात्रा का कार्यक्रम वह बनाया। हम सभी 9 अक्टूबर रात्रि 11 बजे जयपुर से रेल द्वारा सवाई माधोपुर के लिए रवाना हुए। लेखक और उसका परिवार रात्रि 11 बजे रेल द्वारा सवाई माधोपुर के लिए रवाना होते हैं। एकाएक मेरी बेटी ने पूछा, पिताजी सवाई माधोपुर यहाँ से कितनी दूर है? लेखक की बेटी ने पूछा कि पिताजी सवाई माधोपुर है वो यहाँ से कितनी दूर है? तब लेखक ने मैंने अपनी बेटी को बताया कि रेल मार्ग द्वारा जयपुर से सवाई माधोपुर की दूरी लगभग 132 किलोमीटर है। सवाई माधोपुर से जयपुर की उसकी दूरी है, रणथंभौर की वो है 132 किलोमीटर। हम रात्रि 2:30 बजे सवाई माधोपुर पहुंचे। रेल द्वारा सफर करते हुए हम रात्रि जब 11 बजे निकले थे, तो 2:15 बजे हम रणथंभौर की यात्रा पर पहुंचे, सवाई माधोपुर पहुंचे। हमने रेलवे स्टेशन के पास ही एक होटल लिया और कुछ समय आराम किया। लेखक और उसके परिवार ने रेलवे स्टेशन के पास ही सवाई माधोपुर में एक होटल किराए पर लिया, और वहां पर उन्होंने कुछ देर आराम किया, फ्रेश हुए। प्रातः 5 बजे उठकर लेखक और सब जल्दी स्नान वगैरह से निवृत्त होकर अपने घूमने के कार्यक्रम के लिए रूपरेखा तैयार करने लग गए। खिड़की के लिए उन्होंने बुकिंग खिड़की के लिए वो प्रस्थान किया, क्योंकि वहां रणथंभौर की यात्रा के लिए उन्हें टिकट भी लेने थे। बुकिंग खिड़की खिड़की हमारे होटल से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था। बुकिंग खिड़की जो है वो लेखक और उनके होटल से 1 किलोमीटर की दूरी पर था। खिड़की के प्रथम पारी का भ्रमण का टिकट जो है वो हमें लेना था। बुकिंग खिड़की से उद्यान भ्रमण के लिए हमें जल्दी प्रस्थान करना था, और इसके लिए जिप्सी या कैंटर की सुविधा थी। उन्होंने जिप्सी या कैंटर किया कि जिससे हम रणथंभौर की यात्रा के लिए जा सकें, और उन्होंने उसके लिए एक गाइड भी
कर लिया। जो हमें जानकारी दे सकता है, गाइड वो होता है जो हमें जानकारी देता है कि हम किस तरह से हमें घूमना होता है, कहाँ क्या है क्या नहीं है। जिसकी हमें जानकारी नहीं होती है वह सारी हमें गाइड के द्वारा जानकारी मिल जाती है, जिससे कि हम किसी भी स्थान को देखने से चूके नहीं और हमें ये नहीं लगे कि हम वहां पर गए थे और हमने उस जगह को देखने से हम रह गए। लेखक और उन्होंने 5 टिकट लिए और सुबह जिप्सी में बैठकर 6 बजे रणथंभौर की यात्रा के लिए रवाना हुई। इस तरह से लेखक और उसका परिवार जो है वो रणथंभौर की यात्रा के लिए निकला और उन्होंने रणथंभौर के लिए प्रस्थान किया। मैं आपको बता दूं कि रणथंभौर के भ्रमण के लिए अपने पारिवारिक सदस्यों में मैं, मेरी पत्नी यानी लेखक, उसकी पत्नी और उसकी बेटियां शिवांगी व श्रेया तथा एक बेटा शुभम ने रणथंभौर की यात्रा के लिए लेखक अपने परिवार के साथ निकला था, जिसमें लेखक की पत्नी, 2 बेटियां शिवांगी और श्रेया और एक बेटा शुभम शामिल थे। लेखक इन सबको लेकर रणथंभौर की यात्रा के लिए निकल पड़ा। हम 5 कैंटर पर सवार थे और रणथंभौर अभ्यारण्य की ओर चल दिए। वो लोग कैंटर पर सवार होकर रणथंभौर अभ्यारण्य के लिए निकल पड़े, रणथंभौर का भ्रमण करने के लिए। इस तरह से रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र की शुरुआत खिलचीपुर ग्राम पंचायत के गणेश धाम तिराहे से होती है। रणथंभौर अभ्यारण्य की शुरुआत कहाँ से होती है? खिलचीपुर ग्राम पंचायत के गणेश धाम तिराहे से रणथंभौर अभ्यारण्य की शुरुआत होती है, जिसकी दूरी सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर है। यह अभ्यारण्य में प्रवेश के लिए एक चेक पोस्ट है। यह अभ्यारण्य के लिए जो है वो एक चेक पोस्ट है, जहां से रणथंभौर अभ्यारण्य की शुरुआत होती है और उसकी दूरी रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर है। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? खिलचीपुर ग्राम पंचायत के गणेश धाम तिराहे से रणथंभौर अभ्यारण्य की शुरुआत होती है। हम बातों में गणेश धाम तिराहे कब पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला। सच पूछो तो इसका कारण था एक और रणथंभौर अभ्यारण्य के प्रति हमारी जिज्ञासा, उसको जानने की इच्छा कि भाई वहां पर कितने बाघ है, कौन कौन से पक्षी है, क्या नहीं है। इसकी हमें इतनी जिज्ञासा थी कि हमें पता ही नहीं चला कि रणथंभौर अभ्यारण्य कब आ गया, कब हमने 10 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय कर ली। वैसे तो रणथंभौर की हरितिमा को सवाई माधोपुर नगर से निकलते ही प्रारंभ हो जाती है। वैसे तो रणथंभौर की हरितिमा क्या है? हरियाली। वो जो है सवाई माधोपुर से निकलते ही उसकी हरियाली जो है वो शुरू हो जाती है। लेकिन गणेश धाम तिराहे के पश्चात घने जंगल की शुरुआत होती है और वहीं से सवाई माधोपुर रणथंभौर अभ्यारण्य की असली शुरुआत होती है। कहाँ से? घने जंगल के तिराहे से, गणेश धाम से लेकर। और इसके लिए हमने एक जो साथ में गाइड लिया था वह हमें तरह तरह की जानकारियां दे रहा था कि यहाँ से ये इसकी शुरुआत होती है, घने जंगल के गणेश धाम तिराहे से जो है वो रणथंभौर अभ्यारण्य की शुरुआत होती है। जो ही हमने हरियाली से आच्छादित क्षेत्र में प्रवेश किया, हरियाली से आच्छादित का मतलब है ढका हुआ। जब ही हमने ढके हुए इससे घने जंगल की शुरुआत की, पर्वतों के से ढके हुए, तो उस सुरम्य दृश्य को देखकर मन रोमांचित हो गया। उस हरियाली के सुरम्य दृश्य को देखकर मन जो है वो प्रसन्न हो गया, प्रफुल्लित हो गया। उसको देखने की हमारी इतनी इच्छा थी कि बस ऐसा लगता था कि जैसे उसे ही हम देखते रहें। सबके चेहरे खिल उठे, सभी के प्रसन्नता से चेहरे जो खुशी से खिल उठे। सर्वप्रथम हमने मिश्र दर्रा दरवाजा देखा। उसमें रणथंभौर अभ्यारण्य की शुरुआत करते समय सर्वप्रथम हमने जो है वो मिश्र दर्रा दरवाजा देखा।
वहां कल कल करते बहते हुए झरनों की आवाज इतनी मधुर लग रही थी मानो जैसे कि है ना अप्सराएं नाच गान कर रही हो। इस तरह से झरने जो है वो अपनी मधुर आवाज में कल कल करते हुए बह रहे थे। बहुत ही मनोहारी दृश्य था, इतना सुंदर दृश्य था जिसको ऐसे लगता था कि उसे देखते ही जाए, लेकिन हमें फिर आगे भी जाना था, इसलिए हम ज्यादा देर वहां पर रुक नहीं सकते थे। मेरी बेटी शिवांगी ने गाइड से बातों ही बातों में जानकारी ली। शिवांगी ने गाइड से पूछा कि भैया यहाँ पानी कहाँ से आता है, झरनों में पानी कहाँ से आता है। तो गाइड ने हमें बताया कि गौमुख में ऊपरी तौर पर गौमुख के मुंह से जो है वो झरने के रूप में पानी बहता हुआ नीचे की ओर आता है। गाइड ने पहाड़ी के ऊपरी छोर पर एकत्र पानी बहकर आता है, यह हमें जानकारी दी। शिवांगी ने कहा, भैया यह अभ्यारण्य क्षेत्र कितने किलोमीटर में फैला हुआ है। शिवांगी को क्या है, वो रणथंभौर को देखने की ज्यादा जिज्ञासा थी, इसलिए वह बार बार में गाइड से प्रश्न करती है और जो उसके मन में जिज्ञासा होती है उसे पूछती रहती है कि ये चीज क्या है, ये क्या है। तो शिवांगी ने पूछा कि भैया यह जो रणथंभौर है वो कितने किलोमीटर में फैला हुआ है। तो गाइड ने हमें बताया कि पूर्व में रणथंभौर का कुल क्षेत्रफल 1334 वर्ग किलोमीटर था। बाघों की बढ़ती संख्या एवं बाघों के परस्पर टकराव होने की आशंका के कारण इस अभ्यारण्य क्षेत्र को 1700 वर्ग किलोमीटर तक बढ़ाया गया है। गाइड ने हमें बताया कि पहले जो है वो ये जो रणथंभौर का क्षेत्रफल था वो 1334 किलोमीटर तक फैला हुआ था। फिर बाघों की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखकर ये है, और बाघों के परस्पर टकराव के कारण, बाघों की बढ़ती संख्या और उनके परस्पर टकराव के कारण इसका क्षेत्रफल जो है वो 1700 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया। शिवांगी, बाघों की बढ़ती संख्या एवं बाघों के परस्पर टकराव से क्या तात्पर्य है। शिवांगी ने उसे पूछा कि बाघों की बढ़ती हुई जनसंख्या और बाघों के परस्पर टकराव से क्या तात्पर्य है, यानी इसका क्या मतलब है। तो गाइड ने बताया कि पूर्व में पहले बाघों का शिकार हो जाने के कारण बाघों की संख्या निरंतर घट रही थी। क्या हो रही थी, पहले जो है वो बाघों का निरंतर शिकार होता रहता था, जिससे बाघों की संख्या में कमी आ रही थी। बाघ जो है वो लगातार कम होते जा रहे थे, इसलिए और लेकिन केंद्र व राज्य सरकार के प्रयासों और वन विभाग के प्रयासों के कारण आजकल बाघों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। पहले क्या है, बाघों का शिकार हो जाने के कारण बाघों की संख्या में कमी आ रही थी, लेकिन आजकल केंद्र व राज्य सरकार के प्रयासों के कारण और वन विभाग के प्रयासों के कारण बाघों के शिकार पर रोक लगी और बाघों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। उसी तरह संख्या तेजी से बाघों की बढ़ने लग गई है और बाघ अपने क्षेत्र में दूसरे बाघों को प्रवेश न देने के कारण उनमें टकराव की स्थिति जो है वो बन रही है, क्योंकि जो बाघ एक अपने हिस्से में रहते हैं वो उस हिस्से में किसी दूसरे बाघ का आना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने जो है वह बाघों की संख्या को बढ़ते हुए देखते हुए इसके वर्ग क्षेत्रफल में बढ़ोतरी की और 1334 से बढ़ाकर इसका वर्ग क्षेत्र किलोमीटर जो वो 1700 कर दिया गया है। शिवांगी, इस क्षेत्र में लगभग कितने बाघ होंगे। शिवानी ने वापस गाइड से प्रश्न किया कि इस क्षेत्र में लगभग कितने बाघ होंगे। तो गाइड ने बताया कि वर्तमान में यहाँ लगभग 55 से 60 बाघ हैं। कितने वर्तमान में यहाँ पर लगभग 55 से 60 तक के बाघ हैं। गाइड, वर्तमान में यहाँ 55 से 60 बाघ हैं। इस प्रकार बातें करते हुए रणथंभौर की छटा को
निहारते हुए हम रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य के मुख्य प्रवेश द्वार में प्रवेश करने लगे। छटा को निहारते हुए यानी सुंदर दृश्य को देखते हुए, शोभा को देखते हुए हम रणथंभौर के मुख्य द्वार में प्रवेश करने लगे। प्रातः 7 बजे जो ही मुख्य द्वार पर हमारा कैंटर पहुंचा, वन क्षेत्र में हमारा कैंटर जो है वो आगे बढ़ा, तो बीच बीच में हमें पड़ने वाले झरने और नाले मोहक दृश्य उपस्थित कर रहे थे। जो ही हम रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य के मुख्य द्वार पर पहुंचे, हमारा कैंटर वहां पहुंचा, तो बीच बीच में सुंदर झरनों का दृश्य हमें दिखाई दे रहा था और बहते हुए झरने और नाले मोहक दृश्य उपस्थित कर रहे थे, जो हम सबका मन मोह रहे थे, यानी हमारे मन को खुश कर रहे थे। इस तरह से हम आगे बढ़ते गए और आगे आगे जैसे जैसे गाइड हमें गाइडलाइन देता है वैसे वैसे हम आगे बढ़ते गए और रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य का निरीक्षण करते गए, उसे देखते गए। जैसे जैसे गाड़ियां आगे बढ़ती जाती थी, हमारी उत्सुकता वैसे वैसे ही बढ़ती जा रही थी। उत्सुकता, जानने की इच्छा, उत्सुकता, जिज्ञासा, हमारी जिज्ञासा और भी आगे क्या होगा, आगे कितने हैं, क्या है, किस तरह से ये लोग बाघ और रहते हैं, उसे जानने की हमारी इच्छा है वो बढ़ती ही जा रही थी। धोप के सघन झाड़ीदार वन बाघों के लिए अच्छी आश्रय स्थली है। बाघ खुले में रहना पसंद करते हैं। धोप के जो खुले झाड़ीदार सघन वन, घने जो जंगल होते हैं, वो बाघों की आश्रय स्थली होते हैं और बाघ खुले में रहना पसंद करते हैं। बाघ जो है वो एक दूसरे से सट कर रहना पसंद नहीं करते हैं। उन्हें खुले में विचरण करना और खुले में रहना ही अधिक पसंद होता है। सबसे पहले हम मल्लिक तालाब पहुंचे, जहां पर तालाब के किनारे हरिणों का झुंड और दिखाई दे रहा था। झुंड में छोटे छोटे मृग छोड़ने होते हैं, छोटे छोटे हरिण के बच्चे। जो मल्लिक तालाब हम पहुंचे तो तालाब के किनारे हरिणों के बहुत सारे झुंड थे और उन झुंडों में छोटे छोटे मृग छोड़ने हरिणों के बच्चे वो है जो वो अटखेलियां करते हुए आपस में खेल रहे थे। इनसे उन मृग छोड़ने उनकी सुनहरी त्वचा पर सुनहरे चकते दिखाई दे रहे थे। मृग छोड़ने हरिणों के झुंडों में जो मृग छोड़ने थे उनके शरीर पर सुनहरे चकते दिखाई दे रहे थे, जैसे कि मानो सोने की धारियां उनके शरीर पर झलक रही हो। अब हमने देखा कि उनकी सुनहरी त्वचा पर उनके इतने सुंदर सींग लग रहे थे, जैसे कि वो किसी ने सोने की उनके ऊपर कमान कर दी है। वो सोने के सींग उनके इतने सुंदर लग रहे थे, मानो उन्हें हम देखते ही रहें। और उत्सुकतावश बच्चों ने उन्हें देखते ही रहने का किया और बच्चे जो है वो उनकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी करने में लग गए थे और हरिण उन्हें देख देख कर इतने खुश हो रहे थे और वो चौकड़ियां भरने लगे, अटखेलियां करने लगे, उछल कूद करने लग गए, जिन्हें देखने के लिए बच्चे एक जगह खड़े हो गए और अपने कैमरे में उन्हें कैद करने लग गए। इस तरह से उन्हें कैद करते हुए अपने कैमरों में हम आगे बढ़े और उन्हें देखते रहे कि भाई कहाँ क्या है। फिर गाइड ने, बच्चे तो चित्रों को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे, यानी वो इतने तन्मय हो गए थे उन्हें देखने में, उन्हें अपने कैमरों में कैद करने के लिए कि उन्हें आगे जाने के लिए कहना पड़ा। फिर गाइड ने हमें आगे चलने के लिए कहा और गाइड ने हमें बताया कि इन हरिणों को चित्तल कहते हैं। इन हरिणों को क्या कहते हैं? इन हरिणों को चित्तल कहते हैं। गाइड के निर्देश पर गाड़ी को दाहिनी ओर बढ़ाया गया। गाइड ने निर्देश दिया और गाड़ी को दाहिनी ओर बढ़ाया। ऊबड़ खाबड़ रास्ता था वो, जहां से गाड़ियों की गाड़ियों के आगे वो हरिण जो है वो कूदाफादी कर रहे थे, यानी इधर से उधर गाड़ियों के बीच बीच में वो भाग रहे थे। सभी ने मिलकर हाथ हिलाकर उनका स्वागत किया और लगभग 500 मीटर आगे चलने पर
एक और तालाब हमें दिखाई दिया। उस तालाब में मगरमच्छ तैरते हुए दिखाई दिए और मगरमच्छ के छोटे छोटे बच्चे थे। वहां पर उन मगरमच्छों को, तैरते हुए मगरमच्छों को देखकर बच्चों का मन है वो गदगद हो गया। इस तालाब पर विचरण करते, इस तालाब पर बहुत से जानवर विचरण करते थे, जैसे सांभर, नीलगाय, चीतल, तैरते हुए मगरमच्छ और अन्य बहुत से प्राणी हमने देखे। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की पक्षियों की कलरव ध्वनि, उनकी इतनी मधुर ध्वनि सुनकर बच्चों का और हम सब का मन जो है वो गदगद हो गया। और हम ऐसे सोच रहे थे कि जैसे बस इनको देखते ही जाएं, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे बैठा है, कोई सो रहा है, कोई अटखेलियां कर रहा है। इस तरह से वो अलग अलग क्रियाकलाप को कर रहे थे। इस तरह से सबकी ध्वनियां सुनकर हमारा मन वो है वो अति प्रफुल्लित हो गया। गाइड ने बताया कि इन पक्षियों की चहचहाहट से यह पता चलता है कि बाघ किस क्षेत्र में है, और एक जो है वो कोल बंदर है, वह बाघ के आने की सूचना इन सब की तरफ पहुंचा देता है। और जब बाघ के आने की सूचना इन सबको मिल जाती है तो ये एक दूसरे से भागकर घने जंगलों की ओर चले जाते हैं। तो बाघ के आने की सूचना हमें कौन देता है? बाघ के आने की सूचना हमें कोल बंदर वो है देता है। बाघ बाघिन को अपने उस क्षेत्र में आने वाले होते हैं तो यह बंदर क्या एक अजीब प्रकार की आवाज निकालता है कि बाघ आने वाला है। गाइड के निर्देश पर हमारी गाड़ी जो है वो आगे बढ़ी। अब बाघ के आने की सूचना तो वो कोल बंदर एक अजीब प्रकार की आवाज निकालकर सबको दे देता है कि बाघ जो है वो इस क्षेत्र में आने वाला है। फिर गाइड ने निर्देश दिया और हमारी गाड़ी वहां से होते हुए आगे बढ़ी, क्योंकि हमें रात तक वापस निकलना था और बहुत सारी जगहों को देखना भी था। इसलिए लेखक और परिवार, उसका परिवार वो है आगे बढ़ने लगा। थोड़ा आगे चलकर हमारी गाड़ी अचानक रुक गई। गाड़ी के बिल्कुल सामने झरने के किनारे एक बाघ और बाघिन आराम से बैठे हुए, लेटे हुए आराम कर रहे थे। उन्हें देखने के लिए हम वहां पर रुक गए। अचानक से हमारी गाड़ी को किस लिए रोका गया? एक तालाब के किनारे एक बाघ बाघिन आराम की मुद्रा में लेटे हुए थे, जिन्हें देखने के लिए हमारी गाड़ी को रोक दिया गया। वो धूप सेक रहे थे। प्रातःकाल गुनगुनी धूप में दोनों मस्त होकर बैठे थे। प्रातःकाल गुनगुनी धूप में वो दोनों बाघ बाघिन धूप सेक रहे थे। वो दोनों माँ बेटे थे। बाघ बाघिन को बालों को अपनी जीभ से साफ कर रही थी। बाघिन जो है वो बाघ के बालों को अपनी जीभ से चाट चाट कर साफ कर रही थी। वो उसे बहुत प्यार कर रही थी। गाइड ने बताया कि इस स्थान का नाम चीड़ी खो है। उस स्थान का, जहां पर वो बाघ बाघिन बैठे हुए थे, उस स्थान का नाम चीड़ी खो है था। तथा ये बाघ बाघिन जो है वो माँ बेटे हैं। बाघिन का नाम नूर और बाघ का नाम सुल्तान था। बाघिन का नाम नूर, बाघ का नाम सुल्तान, और ये दोनों माँ बेटे थे जो दोनों धूप सेक रहे थे और तालाब के किनारे पर बैठे हुए थे। बाघ बाघिन इनको जो है वो बाघ बाघिन की इनकी पहचान कैसे होती है? इनको अलग अलग नंबर दिए हुए रहते हैं जिनसे इनकी पहचान होती है और इनके नामों का पता चलता है कि भाई ये बाघ है वो इसका ये नाम है और ये बाघ है बाघिन है उसका ये नाम है। इन्हें अलग अलग नंबर दिए हुए रहते हैं जिससे इनकी पहचान होती है। बाघ बाघिन की अटखेलियों का हमने आधा घंटे तक लुत्फ उठाया। यानी बाघ बाघिन कैसे खेलते हैं, किस तरह से बैठे रहते हैं और वो कैसे अटखेलियां करते हैं, कैसे मस्ती करते हैं, इसका हमने आधा घंटे तक देखा। उसके बाद में हमारी गाड़ी वो आगे बढ़ी। क्या मनमोहक दृश्य था। धूप उनके बदन की चमक को बढ़ा रही थी। बाघ बाघिन के बदन की चमक को धूप जो है वो बढ़ा रही थी और वो अत्यंत ही चमकदार, उनके शरीर से जो उनकी धारियां है वो चमकदार
लग रही थी। काली धारियां और सफेद रंग की झाई उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। शरीर के उनके जो काली धारियां और चमकदार सुनहरी धारियां थी वो उनके शरीर की शोभा को बढ़ा रही थी और हम उन्हें देखते हुए आगे बढ़ने के लिए रवाना हुए। बहुत सावधान और चौकन्ना वन्य प्राणी होता। बाघ जो है वो बहुत ही सावधान और चौकन्ना वन्य प्राणी होता है। पानी के किनारे पसरे बाघों को हमेशा हमारा वहां जाना शायद अच्छा नहीं लगा। वो दोनों जब आराम कर रहे थे तो हमें ऐसा लगा कि हमारा वहां जाना उन बाघों को पसंद नहीं आया और वो लोग उठकर वहां से दूसरे किनारे की तरफ चले गए। वे दोनों आराम से उठे और अपनी रोबीली मुद्रा में धीरे धीरे झाड़ियों के झुरमुट में चले गए और जब वो चले गए तो हमारी गाड़ी भी आगे की ओर बढ़ गई। आगे दूसरी जगह जाने के लिए हमारी गाड़ी को रवाना कर दिया गया। हमने जंगल में अनेक जंगली जानवर भी देखे। बाघों के बाद में हमने जंगल में और अनेक जंगली जानवर देखे, जिनमें जंगली जानवरों में चिंकारा, बघेरा, भालू, नीलगाय, चित्तल और भी बहुत सारे जानवर जो है वो वहां पर हमने देखे। जंगली बिल्ली व अनेक प्रकार के पक्षी भी गाइड ने हमें बताया और उनके अलग नाम जिनको हम नहीं जानते थे वह भी गाइड ने हमें परिचय करवाया कि इस जानवर का ये नाम है। और इस तरह से बच्चों ने नए नए जानवरों को देखकर उनके बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की। भ्रमण की समय सीमा नजदीक आने के कारण, क्यों, जैसा कि आप जानते हैं लेखक और उसके परिवार को शाम को वापस भी निकलना था, तो भ्रमण की समय सीमा भी एक होती है जिससे कि वो वापस घर जा सके। वापस उनकी ट्रेन का टाइम हो रहा था, इसलिए हम नजदीक जाने के कारण मुख्य द्वार की ओर नहीं बढ़ पाए और लगभग 10:30 बजे हम रणथंभौर की ऐतिहासिक दुर्ग के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। उन सबको छोड़कर फिर हम 10:30 बजे है वो रणथंभौर के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। रणथंभौर के दुर्ग को देखकर यह जान पड़ता है कि यह इतिहास का एक बहुत ही प्राचीन और अभेद्य दुर्ग है। प्राचीन यानी बहुत ही पुराना और अभेद्य यानी जिसको भेदा न जा सके। कोई कितने भी आक्रमण कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन इस दुर्ग को ये दुर्ग जो है वो अभेद्य है, इसको भेदा नहीं जा सकता है। गाइड ने बताया कि दुर्ग के निर्माण का वैसे कोई पता नहीं है कि इसका निर्माण कब व किसने करवाया। इसका प्रमाण जो है वो इतिहास में नहीं मिलता है, लेकिन सन 1300 ईस्वी में यहाँ के प्रतापी राजा हमीर हुए थे। सन 1300 ईस्वी में यहाँ के प्रतापी राजा जो है वो हमीर हुए थे और अतः यह माना जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण जो है वो 1300 ईस्वी में ही हुआ था। बाकी इस दुर्ग का निर्माण कब किसने करवाया इसका कोई इतिहास में प्रमाण नहीं मिलता है, इसलिए 1300 ईस्वी को ही इसका निर्माण माना जाता है और इसके शासक वो हमीर को माना जाता है। मेरी बेटी श्रेया ने गाइड से हमीर के बारे में पूछा तो हमीर ने बताया कि गाइड ने बताया कि हमीर जो है वो जेत्र सिंह के छोटे पुत्र थे। चौहान वंशीय जेत्र सिंह के छोटे पुत्र थे और बहुत ही शरणागत वत्सल राजा थे। इन्होंने औरंगजेब के एक भगोड़े सैनिक माहिम शाह को शरण दी थी। तब औरंगजेब ने हमीर से कहा था कि तुम मेरे खादिम को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें बहुत ही कष्ट उठाने पड़ेंगे, तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। लेकिन हमीर ने ये कहा कि मैं अपनी शरण में आए हुए व्यक्ति को नहीं छोड़ सकता, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी नुकसान उठाना पड़े। तो इसलिए औरंगजेब के भगोड़े सैनिक माहिम शाह को इसने हमीर ने शरण दी थी और हमीर एक शरणागत वत्सल राजा
थे। उन्होंने मरते दम तक माहिम शाह की सहायता की, उस पर कोई भी आंच नहीं आने दी। इस प्रकार जानकारी लेते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। चलते चलते हम दुर्ग के प्रथम द्वार पर पहुंचे। क्या विशाल दरवाजा था, इतना बड़ा दरवाजा था वह कि हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। आंखें फटी की फटी रह जाना, आंखें खुली की खुली रह जाना, आश्चर्यचकित होना। हाँ, इसे नौलखा दरवाजा कहते हैं। इस विशाल दरवाजे का नाम नौलखा दरवाजा है। नौलखा दरवाजे में प्रवेश कर हम दुर्ग में आगे की ओर बढ़े। आगे हम हाथीपोल दरवाजे पर बढ़े और पहुंचे। यहाँ से दुर्ग की दीवार बिल्कुल सीधी दिखाई देती है। कहते हैं कि यहाँ हमीर का घोड़ा है, वो एकदम सीधा चला जाता है। हमीर के घोड़े के खुर के निशान को देखकर आश्चर्य होता है कि वह एकदम सीधा कैसे जा सकता है, लेकिन एक दीवार के सीधी खड़ी होने के कारण हमीर का घोड़ा वहां से एकदम सीधा चला जा सकता है। हम घोड़े के खुर को देखकर, निशान को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। दुर्ग का मनोहारी दृश्य देखते देखते हम अंधेरी दरवाजे पर पहुंचे। दुर्ग के मनोहारी सुंदर दृश्य को देखते देखते हम अंधेरी दरवाजे की तरफ पहुंचे। यहाँ एक साथ 3 दरवाजे हैं और इन 3 दरवाजों के एक साथ होने के कारण इसमें अंधेरा रहता है। 3 दरवाजों के एक साथ होने के कारण इसमें अंधेरा रहता है और इसी वजह से इस दरवाजे का नाम अंधेरी दरवाजा पड़ा। वहां से चारों ओर छोटे हुए दृष्टि डालने पर हरियाली से आच्छादित जंगल बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। उस अंधेरी दरवाजे के ऊपर से दृष्टि डालने पर चारों ओर से हरियाली से घिरा हुआ जंगल वो है बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें 32 खंभों की छतरी दिखाई दी। 32 खंभों की छतरी एक बहुत ही सुंदर और आलीशान बनवाई गई थी, जहाँ पर पर्यटकों के आराम की व्यवस्था की गई थी और वहां पर बैठकर ही राजा हमीर जो है वो अपने राजा हमीर वो है अपने इनसे सलाह मशवरा किया करता था, अपने सरदारों से सलाह मशवरा किया करता था और वहीं पर ठंडी छांव में बैठकर पर्यटक आराम करते थे। 32 खंभों की छतरी के लिए पर्यटकों के लिए बहुत ही शानदार और अच्छी जगह थी, जहां पर पर्यटक आते थे और घूमते थे, फिर वहां पर आराम करके वो लोग चले जाते थे। 32 खंभों की छतरी पर जाकर बैठे तो वहां पर शीतल बयार चल रही थी, यानी वहां बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी, जहां पर बैठने से हमें बड़ा सुकून मिलता है। और जो भी पर्यटक आते हैं वो 32 खंभों की छतरी के में जाकर वहीं पर आराम करते हैं। पसीना सुखाया हम लोगों ने और यहाँ पर बैठने से लेखक और उसके परिवार की सारी थकान वो है दूर हो गई। गाइड ने बताया कि दुर्ग के सपाट मैदान पर निर्मित यह छतरी हमीर के शासन काल में चारों ओर से हरियाली से घिरी हुई थी और वहां पर विचार विमर्श करने, आमोद प्रमोद करने की जगह थी, जिसका उपयोग अब भी पर्यटक घूमने के लिए और आराम करने के लिए करते हैं। 32 खंभों की छतरी पर हमने लगभग आधा घंटे तक विश्राम किया और उसके बाद हम आगे बढ़ गए। विश्राम के पश्चात हम आगे बढ़े। हमने सपाट मैदान में एक ओराव हमीर का महल देखा जो अविचल खड़ा दिखाई दे रहा था। अविचल खड़ा दिखाई दे रहा था यानी एकदम सीधा सपाट खड़ा था, जिसको और उसको वो इतना सुदृढ़ बना हुआ था कि जिसको कोई भी भेद नहीं सकता था। लेकिन इस महल को अंदर से हम नहीं देख पाए क्योंकि पुरातात्विकों ने इसके अंदर जाने के लिए
मना कर दिया गया है, इसलिए हमने इस महल को बाहर से ही देखकर इसकी सुदृढ़ता का, इसकी सुंदरता का अनुमान लगाया। हमें खेद था कि हम इस महल के अंदर नहीं जा पाए, क्योंकि आजकल वहां जाने की अनुमति किसी को भी नहीं है। थोड़ा आगे बढ़ने पर हमने 2 तालाब और देखे, जिनके रास्ते के बाएं ओर पद्मल्ला तालाब था और दाएं ओर थोड़ा पीछे आने पर रानी होद तालाब था, जिनके चारों तरफ रानियों के महल थे। पद्मल्ला तालाब बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। पद्मल्ला तालाब है वो बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था, इसमें बहुत सारा पानी था। यह कहा जाता है कि राव हमीर की पुत्री पद्मावती की याद में पद्मल्ला तालाब का निर्माण करवाया गया था। ऐसा माना जाता है कि पद्मल्ला तालाब का निर्माण राव हमीर की पुत्री पद्मावती की याद में बनवाया गया था। इस तालाब में पारस पत्थर लेकर वह जो है पद्मावती इस तालाब में पारस पत्थर लेकर कूद गई थी। पद्मावती के आत्म बलिदान के कारण इस तालाब का नाम पद्मल्ला तालाब रखा गया। पद्मावती जो है इसमें कूद गई थी, इसीलिए इसका नाम पद्मल्ला तालाब रखा गया था। इस तालाब के पानी से किले में जलापूर्ति होती थी। इतने बड़े किले में इस तालाब से ही जलापूर्ति होती थी, क्योंकि यह इतना अथाह था और इसमें बहुत सारा पानी था। हमने रानी होद तालाब को देखा। काली मंदिर के नजदीक स्थित अथाह गहराई वाला यह तालाब रानियों के स्नान करने के काम में आता था। रानी होद तालाब इसीलिए इसका नाम रखा गया क्योंकि यह तालाब जो है वो बहुत गहरा था और रानियों के स्नान के काम में आता था। लेकिन राव हमीर की हार की गलत सूचना पाकर, जब राव हमीर का युद्ध हुआ था तब उसके हार की गलत सूचना पाकर रानियों ने इसमें जल जोहर कर लिया था। इसी तालाब में छलांग लगाकर रानियों ने इसमें जल जोहर कर लिया था, इसलिए ये रानी होद तालाब भी इसका नाम रखा गया। यहाँ से हम आगे बढ़े और हम लगभग मध्याह्न 12 बजे के लगभग हम कहाँ पहुँचे? त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर। रणथंभौर का एक प्रसिद्ध गणेश मंदिर है त्रिनेत्र गणेश मंदिर, जिसको हम आज भी पर्यटक बहुत सारे वहां जाते हैं। जब भी किसी के यहाँ शादी ब्याह होता है, हम प्रथम निमंत्रण वो है जो रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश मंदिर में भिजवाते हैं। चाहे कोई डाक से भिजवाए, चाहे कोई जाकर भिजवाए, लेकिन हम सर्वप्रथम निमंत्रण जो है गणेश जी को देते हैं और वहीं रणथंभौर में हम त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर में प्रथम निमंत्रण वो भेजते हैं। और आज भी बहुत सारे लोग त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर के दर्शनों के लिए रणथंभौर जाते हैं। ढप ढोल और मृदंग के साथ यहाँ आरती होती है और हम सभी आरती में खड़े हुए और प्रथम पूज्य गणेश जी की आराधना की। त्रिनेत्र गणेश जी की मनोहारी छवि के दर्शन करके हम धन्य हो गए और मंदिर में पहुंचने पर हमें अपार शांति का अनुभव हुआ। हम कहीं भी जाते हैं, कहीं भी भगवान के मंदिर में जाते हैं तो वैसे भी हमें सुकून मिलता है, और त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर में जाकर हमें ऐसा लगा कि मन में एकदम शांति आ गई है और हमारा मन एकदम प्रसन्न हो गया। गणेश मंदिर के पुजारी जी से जानकारी ली तो पुजारी जी ने बताया कि यह त्रिनेत्रधारी गणेश जी का एकमात्र मंदिर है जो विश्व प्रसिद्ध है। पुजारी जी ने बताया कि यह त्रिनेत्र गणेश जी का एकमात्र मंदिर है जो विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया, शादी ब्याह का निमंत्रण देने के लिए, शादी की पत्रिका हो चाहे और किसी तरह की हो, वो हम सर्वप्रथम रणथंभौर में त्रिनेत्र के गणेश जी मंदिर में पहुंचाते हैं। पुजारी जी ने बताया कि इस मूर्ति की खासियत यह है कि यह मूर्ति भूमि में न होकर स्व उद्भव मूर्ति है।
यह मूर्ति है वो अपने आप से उद्भव हुई है, अपने आप से प्रकट हुई है, इसको भूमि में रखा हुआ नहीं है। यह इस मूर्ति की खास विशेषता है। विवाह आदि शुभ कार्यों पर लोग प्रथम पूज्य गणेश जी को सर्व कार्य सिद्धि के लिए न्योता देने के लिए यहाँ पर स्वयं आते हैं, और जो व्यक्ति स्वयं नहीं आ पाते हैं वह डाक द्वारा पत्रिका भिजवाते हैं, गणेश जी को निमंत्रण देते हैं, ताकि हमारा कार्य है वह बिना किसी बाधा के पूर्ण हो जाए। गणेश दर्शन के पश्चात हमने दुर्ग में स्थित रघुनाथ जी का मंदिर, जैन मंदिर, मस्जिद और महल, गुरुद्वारा, गंगा, जमुना और जोरा बोरा के महल भी देखे। गणेश जी के मंदिर के पश्चात हमने और बहुत सारे मंदिरों के दर्शन किए। उसके पश्चात हम दर्शनीय स्थलों को देखते हुए आगे की ओर बढ़े। रणथंभौर में और भी कई दर्शनीय स्थल थे, लेकिन समय का अभाव होने के कारण हम उन सभी को नहीं देख पाए। दुर्ग में शेष रहे ऐतिहासिक स्थलों को देखने की जिज्ञासा मन में लेकर हम सवाई माधोपुर आ गए, और वहां होटल में हम सभी ने खाना खाया, और उसके बाद 5 बजे रेल द्वारा हम जयपुर के लिए रवाना हो गए। हमारी बहुत सारी इच्छा थी कि हम उन सभी स्थलों को देखें, लेकिन समय का अभाव होने के कारण हम उन सभी स्थलों को नहीं देख पाए और वापस सवाई माधोपुर आ गए। सवाई माधोपुर आने के पश्चात हमने होटल में खाना खाया और 5 बजे रेल द्वारा हम जयपुर के लिए रवाना हुए, प्रस्थान किया। रणथंभौर की प्राकृतिक छटा, वन्य जीवों के स्वच्छंद विचरण को याद करते हुए दुर्ग के पुरातात्विक स्थलों को देखकर मन बहुत ही गदगद हो गया, मन बहुत ही प्रसन्न हो गया। उसके बाद बच्चों की प्रसन्नता को देखते हुए हमने फिर कभी वहां जाने का निश्चय किया और हम अपने घर को लौट आए। इस तरह ये लेखक और उसके परिवार की रणथंभौर की यात्रा वृत्तांत थी, जो मैंने आपको बताया कि रणथंभौर में किस तरह से बाघ रहते हैं, अनेक पशु पक्षी रहते हैं, और पहले बाघों का जो है वो कितने वर्ग किलोमीटर में बाघ अभ्यारण्य फैला हुआ था, ये 1334 किलोमीटर में फैला हुआ था, और अब इसे बढ़ाकर 1700 किलोमीटर कर दिया गया है, ताकि बाघ आराम से रह सके। तो आज का ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। कल मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी दूंगी। धन्यवाद।